कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 से, जिस वक्त एक बहुत ही खतरनाक वायरस ने हाहाकार मचा रखा था। इस वायरस का नाम था रीपर वायरस। ये इतना जानलेवा था कि जब भी कोई इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड होता तो तुरंत उसकी बॉडी का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता और फिर उसे खून की उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं और कुछ ही सेकंड में ये वायरस उस इंसान की जान ले लेता है। इस वक्त स्कॉटलैंड इस रीपर वायरस की चपेट में आ गया था। ये तेजी से स्कॉटलैंड की हवाओं में फैल रहा था। हर दिन बड़ी संख्या में स्कॉटलैंड के लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर अपनी जान गंवा रहे थे। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब क्योंकि स्कॉटलैंड को यूके का ही हिस्सा माना जाता है, इसलिए यूके पूरे स्कॉटलैंड को कवर कर देता है। स्कॉटलैंड के आसपास चारों तरफ 30 फीट की ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाती है, जिसके बाद स्कॉटलैंड न सिर्फ यूके से बल्कि पूरी दुनिया से अलग हो जाता है, जहां न कोई जा सकता था और न ही वहां से कोई बाहरी दुनिया में आ सकता था। ये सब इसलिए किया गया था ताकि स्कॉटलैंड के इन्फेक्टेड लोगों से दुनिया को बचाया जा सके। स्कॉटलैंड की इस चार दीवारी के पीछे इन्फेक्टेड लोगों को तो रखा ही गया था, साथ ही जो लोग सही सलामत थे वो भी यहीं बंद कर दिए गए थे, जिस वजह से वो भी इस वायरस का शिकार हो गए। यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था। इस दीवार के बाहर आर्मी को तैनात किया गया था ताकि कोई भी यहाँ से बाहर कदम न रख सके। सभी लोग यूके के इस फैसले से काफी गुस्सा थे। वो बस किसी तरह इन इन्फेक्टेड लोगों के बीच से निकलना चाहते थे। इसी बीच हम एक मदर को देखते हैं जो अपनी छोटी सी बेटी को इस हेल से निकालने की कोशिश में लगी थी। ये आर्मी से भी रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरी बेटी को यहाँ से ले जाएं, भले ही मुझे यहाँ छोड़ दें, मेरी बेटी इन्फेक्टेड नहीं है। ये सुन एक आर्मी वाले को इस बच्ची पर दया आ जाती है और ये जल्दी से चॉपर से उतरकर बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। इतने में ही यहाँ लोगों का झुंड इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ आता है, लेकिन आर्मी का चॉपर इस बच्ची को लेकर यहाँ से रवाना हो जाता है और बस उस बच्ची की मदर और एक जवान यही रह जाते हैं जिन्हें लोगों का झुंड मारने लगता है। स्कॉटलैंड में बंद लोगों को वायरस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था ना, तो उनके पास दवाई थी ना खाना, इसलिए ये लोग और ज्यादा गुस्सा होते हैं और आपस में मार काट करने लगते हैं। ये लोग न सिर्फ औरतों के साथ गलत काम करते हैं, बल्कि खाना ना होने के कारण लोगों को ही खाकर अपना पेट भी भरते हैं। सभी देश और यूएन के समझाने पर भी यूके स्कॉटलैंड को ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ देता है, जिससे सभी देश यूके से अपने रिश्ते खत्म करने लगते हैं और इन बिगड़ते हालातों का असर यूके की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। लोग बड़ी संख्या में बेरोजगारी का सामना करते हैं, पर यूके के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। इस घटना को 27 साल गुजर जाते हैं और किसी को भी खबर नहीं होती है कि स्कॉटलैंड के लोग जिंदा भी हैं या नहीं। पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि ये वायरस स्कॉटलैंड से शुरू होकर स्कॉटलैंड में ही खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि लंदन में भी कुछ लोग रीपर वायरस से इन्फेक्टेड देखने को मिलते हैं। जिसके बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर जॉन एक मीटिंग रखते हैं और ये डिसाइड किया जाता है कि पूरे सेंट्रल यूके में मार्शल लॉ लागू किया जाएगा और लोगों को क्वारंटीन में रखा जाएगा, यानी अगेन स्कॉटलैंड जैसी स्थिति बनने वाली थी। मीटिंग के बाद जॉन और उसका साथी माइकल नेल्सन को स्कॉटलैंड के मौजूदा हालात की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और यहाँ पता चलता है कि अब स्कॉटलैंड में कुछ लोग जिंदा हैं। इस खबर से तीनों काफी हैरान होते हैं और ये समझ जाते हैं कि जरूर वहाँ रीपर वायरस का इलाज है, इसलिए 27 साल बाद भी वहाँ के लोग अब तक जिंदा हैं। इस रीपर वायरस को दुनिया में फैलने से रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर जॉन इस वायरस को किसी भी तरह हासिल करना चाहता था, इसलिए ये नेल्सन को एक स्पेशल टीम बनाने का ऑर्डर देता है ताकि वो टीम स्कॉटलैंड जाकर वहां के रिसर्चर डॉक्टर केन को ढूंढकर उससे रीपर वायरस का क्योर पता कर सके। दरअसल 27 साल पहले डॉक्टर केन अपनी टीम के साथ इस वायरस का क्योर ढूंढने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उन्हें भी बचाने की बजाय यूके की सरकार ने वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन वहां के जिंदा लोगों को देख पीएम जॉन समझ जाता है कि ये क्योर डॉक्टर केन का ही कारनामा है, जिसे अब जॉन पाना चाहता है। नेल्सन एक टीम बनाता है और इस टीम में मेजर ईडन भी होती है। बता दे, ईडन वही लड़की है जिसे आर्मी ने बचाया था। ईडन इस मिशन के लिए तैयार हो जाती है और जल्द ही स्कॉटलैंड के आर्मी बेस में पहुंच जाती है। यही इसे अपनी बाकी टीम के मेंबर्स मिलते हैं, जिसमें नॉर्टन, स्ट्राइलिंग जैसे कई लोग थे। ये पूरी टीम आज रात ही 2 बड़े टैंक्स की मदद से स्कॉटलैंड की दीवार के उस पार पहुंच जाती है। रास्ते में इन्हें एक भी इंसान दिखाई नहीं देता, सिर्फ जानवर ही जानवर होते हैं। सावधानी बरतते हुए ये टीम डॉक्टर केन की लास्ट लोकेशन पर पहुंच जाती है। ये लोकेशन एक लैब की थी। कुछ लोग लैब के अंदर जाते हैं और कुछ बाहर टैंक में रुककर पहरा देते हैं, लेकिन तभी बाहर टैंक के पास एक लड़की खड़ी दिखाई देती है जो कि बेसुध हालत में थी। ये देख एक जवान टैंक से बाहर निकलकर इस लड़की के पास आता है। इससे पहले कि ये जवान इससे कुछ पूछताछ करता, ये लड़की यही बेहोश हो जाती है, जिसे ये जवान पकड़कर
अपने टैंक में ले आता है और पूरी टीम को इस लड़की के बारे में इत्तला करता है। इधर लैब में ईडन अपनी टीम के साथ कुछ खास इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस ना तो यहाँ इसे डॉक्टर केन मिलता है और ना ही कोई जानकारी। कुछ देर तक छानबीन करने के बाद भी जब इन्हें कुछ फायदा नहीं होता तो ईडन अपनी टीम के साथ यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी कुछ लोग यहाँ आकर इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये लोग देखने में काफी अजीब और खतरनाक थे। देखते ही देखते इनकी संख्या बढ़ जाती है और ये बहुत सारे लोग मिलकर ईडन के टीम मेंबर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन पर हमला भी करते हैं। हालांकि ईडन की टीम भी इनका पूरी बहादुरी से सामना करती है और यहाँ खूब जोरदार फाइट होती है, लेकिन ये अजीब लोग तादाद में ज्यादा थे, इसलिए ये टीम थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और इनके बचने का कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए नॉर्टन और स्ट्राइलिंग यहाँ से दूसरी दिशा में बचकर भाग जाते हैं। इधर हम टैंक में उस लड़की को देखते हैं जो बेसुध हालत में थी। ये भी होश में आ जाती है और इन सब लोगों को मार देती है। दरअसल ये लड़की भी इन्हीं अजीब लोगों के साथ शामिल थी। अब सिर्फ ईडन और एक टीम मेंबर ही बचता है जिसे ये लोग पकड़ लेते हैं। ये लोग कैनिबल्स थे जो इंसानों का मांस खाते थे। पर 37 साल पहले जब स्कॉटलैंड के लोगों को क्वारंटीन किया गया था तो ये लोग काफी खूंखार हो गए थे। दवाई, खाना पानी कुछ भी ना होने की वजह से ये लोग आपस के लोगों को ही मारकर खाने लगे थे। इसलिए ये लोग अब तक जिंदा थे और इनके जो बच्चे थे, आगे की जनरेशन थी, वो भी इंसानों का ही मांस खाया करती थी। इन सब का लीडर सिर्फ एक ही था जिसका नाम था सोल। ये भी एक कैनिबल ही था और काफी खतरनाक था। सोल के साथ साथ इस नई जनरेशन को डॉक्टर केन ने यही बताया था कि दीवार के उस पार कोई दुनिया नहीं है। हमें दीवार के इस पार रहकर ही अपने पापों की सस्ता काटनी होगी और यही हमारी दुनिया है। इन लोगों को डॉक्टर केन के बनाए हुए रूल्स ही फॉलो करने थे और सब लोग इसी के रूल्स मानते थे, लेकिन सोल इन सब से काफी अलग था। इसे यकीन था कि डॉक्टर केन सबसे झूठ बोलते हैं। दीवार के उस पार भी एक दुनिया है, वहां भी लोग रहते हैं। सोल जब ईडन को देखता है तो उसे अपना अंदाजा बिल्कुल सही लगता है कि हाँ, हमारी इस बंद चार दीवारी के बाहर भी एक खुली आजाद जिंदगी है जहां लोग खुशी खुशी रहते हैं। सोल के पास अपनी एक अलग आर्मी भी थी और अब ये अपने सभी लोगों को बताता है कि हम लोग जल्द ही इंग्लैंड पर हमला करेंगे और उसे अपना बना लेंगे। इसके बाद यहाँ सैक्रिफाइस सेरेमनी रखी जाती है जिसमें ईडन के एक टीम मेंबर को जिंदा जलाया जाता है, जिससे ये शख्स काफी ज्यादा चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन इन लोगों पर कोई असर नहीं होता, बल्कि इसे जलाने के बाद ये लोग इसे बड़े मजे से खाते हैं। इसी बीच इन कैनिबल्स का एक मेंबर ईडन के लिए खाना लेकर जाता है जो कि अभी एक जेल में बंद थी। ईडन बड़ी ही चालाकी से इस आदमी को पकड़ लेती है और इससे चाबी छीनकर यहाँ से आजाद हो जाती है। रास्ते में ईडन कई सारे कैनिबल्स को मारते हुए आगे बढ़ती है और तभी इसे एक जेल में बंद लड़की दिखाई देती है जिसका नाम कैली था। कैली ईडन से कहती है कि मैं जानती हूँ डॉक्टर केन कहाँ है, अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दोगी तो मैं तुम्हें डॉक्टर केन तक ले जाऊंगी। ये सुन ईडन कैली की शर्त कबूल कर लेती है। इससे पहले कि ईडन कैली को जेल से बाहर निकाल पाती, यहाँ सोल की पार्टनर वाइपर आ जाती है और ईडन पर अटैक कर देती है। ईडन वाइपर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करती है और इसे बुरी तरह मारकर इसका सर धड़ से अलग कर देती है और फिर कैली को जेल से बाहर निकालकर जल्दी से यहाँ से भागने लगती है। एक जगह ईडन को अपना कुछ सामान मिलता है जिसमें वॉकी टॉकी भी था। ईडन इससे अपने टीम मेंबर्स से कांटेक्ट करती है। ये मैसेज नॉर्टन और स्टेरलिंग भी सुन लेते हैं जिसमें ईडन इन लोगों को ट्रेन के पास बने प्लेटफॉर्म पर मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही सोल को पता चल जाता है कि ईडन और कैली भाग चुकी है। इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए सोल अपने कई सारे आदमियों को इनके पीछे भेज देता है। ये लोग हर जगह इन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी तरह ईडन बचते बचाते एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाती है और यहाँ उसे अपनी टीम का एक मेंबर मिलता है। कैली भी ईडन के साथ ही थी, इसलिए ये जल्दी से ट्रेन चालू करने को कहती है। ट्रेन चालू होते ही ईडन के 2 और साथी भी आ जाते हैं और यहीं सोल भी अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। ईडन अपने साथियों को बचाने के लिए खुद ट्रेन से उतर जाती है और इन दोनों को बचाकर जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाती है। इधर सोल और उसके आदमी इनके पीछे भागते ही रह जाते हैं, लेकिन ट्रेन ईडन और उसकी टीम को लेकर बहुत दूर चली जाती है। यानी अब ये लोग सोल के चंगुल से आजाद हो गए थे। ये देख सोल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, इसलिए अपने ही एक आदमी को गुस्से में मारने लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ ट्रेन को देखते हैं जिसमें कैली भी थी। कैली इन सबको बताती है कि सोल मेरा ही भाई है और हम दोनों डॉक्टर केन के ही बच्चे हैं। कैली आगे बताती है कि केन यहाँ का लीडर बनना चाहता था, इसलिए वो यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार्शल लॉ फॉलो करने के लिए कहता था, लेकिन सोल ने केन की बात नहीं मानी और केन से अलग होकर अपनी एक अलग आर्मी तैयार की। इधर हम लंदन के एक शहर का सीन देखते हैं जहाँ रीपर वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। लोग मारे जा रहे थे और सभी बड़े बड़े लोग
पॉलिटिशियन, इवन प्राइम मिनिस्टर जॉन भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी इनके ऑफिस में कुछ इन्फेक्टेड लोग आकर अटैक कर देते हैं और इसी लड़ाई में एक इन्फेक्टेड इंसान का खून पीएम जॉन के पूरे शरीर पर लग जाता है। ये देख माइकल यानी जॉन का सबसे खास आदमी उन्हें सबसे अलग रखने के लिए कहता है। जॉन को लग रहा था कि अब उसकी हालात भी बाकी इन्फेक्टेड लोगों की तरह हो जाएगी और अभी तक इसका क्योर भी नहीं मिला था, इसलिए ये खुद को ही शूट कर मार डालता है। जॉन के मरने के बाद माइकल पीएम की कुर्सी संभालता है। माइकल काफी सेल्फिश इंसान था। वो इस खराब सिचुएशन से भी फायदा उठाने के बारे में सोचता है, क्योंकि अब पावर उसके हाथ में ही थी। इधर हम ईडन और उसकी टीम को देखते हैं, जो ट्रेन से एक खास लोकेशन पर आ जाते हैं। जंगल के रास्ते में कुछ सैनिक घोड़े पर सवार होकर इनकी तरफ आते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। ये सभी सैनिक इन सभी लोगों को रस्सियों से बांधकर अपने साथ ले जाने लगते हैं और कुछ दूर चलने पर इन्हें एक कासल दिखाई देता है, जिसमें ईडन और टीम को अंदर ले जाया जाता है। यहाँ का माहौल मध्य युग के समय की झलक पेश कर रहा था। यहाँ के लोगों का पहनावा, रहन सहन, घोड़े वगैरह सब मध्य युग की याद दिला रहे थे। ये सब देख ईडन काफी ज्यादा हैरान होती है और ये हैरानी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब ईडन और बाकी टीम मेंबर्स को पता चलता है कि इन सब का राजा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर केन ही है। इसी ने अपना एक अलग किंगडम बनाया था और मध्य युग के समय की तरह ही डॉक्टर केन इस साम्राज्य को रूल कर रहा था। यहाँ हर इंसान इसी के बनाए रूल्स फॉलो करता था। सैनिक इन सब लोगों को डॉक्टर केन के सामने लेकर जाते हैं और ईडन कहती है कि लंदन में रीपर वायरस फैल रहा है। हम जानते हैं कि तुम इस वायरस का क्योर जानते हो, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं जिससे हम क्योर जानकर लोगों को बचा सके। ये सुन केन हंसने लगता है और कहता है कि मैं जानता था कि सैटेलाइट हम पर नजर जरूर रखेगी, इसलिए मैंने ये अलग जगह चुनी और काफी सालों से मैं यहीं छुप कर रह रहा था, लेकिन तुम लोग यहाँ भी आ गए। इस पर ईडन काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने सेल्फिश बनकर सिर्फ अपने ही लोगों का इलाज किया, जबकि पूरी दुनिया से उस क्योर को छुपा कर रखा। तुम्हें एक डॉक्टर होने के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुन केन भी काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि 27 साल पहले सरकार ने ही हमें बिना खाना, पानी, दवा के इस जहन्नुम में तड़पने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर कोई क्योर नहीं है। जो भी लोग आज जिंदा हैं, वो बस अपनी मजबूत इम्यूनिटी की वजह से ही है। इतना बताकर डॉक्टर केन इन सभी लोगों को जेल में ले जाने का ऑर्डर देता है और सब लोगों को बंद कर दिया जाता है। इन सभी लोगों को अगले दिन सजा सुनाई जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले डॉक्टर केन ईडन से मिलने के लिए आता है और पूछता है कि बाहर की दुनिया कैसी है। इस पर ईडन बताती है कि सिर्फ समय बदला है, बाकी सब वैसा ही है जैसा तुमने आखिरी बार देखा था। ईडन केन से इस राज्य के बारे में पूछती है। तब डॉक्टर केन बताता है कि जिस दिन सरकार ने दरवाजे बंद किए, वॉल खड़ी की, उस वक्त मेरी फैमिली मुझसे अलग हो गई और तभी मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचूंगा। इसके बाद सस्सा का दिन आ जाता है, जिसमें डॉक्टर केन अपने एक सबसे ताकतवर सिपाही की लड़ाई ईडन से करवाता है। ईडन भी इसका डटकर सामना करती है। इधर हम ईडन के टीम मेंबर्स को देखते हैं जो जेल से बाहर निकल आए थे। ये जब यहाँ से भाग रहे होते हैं तो इन्हें कुछ बॉम्ब्स रखे मिलते हैं, जिन्हें देख ये लोग इन बॉम्ब्स की मदद से इस पूरे कासल में ब्लास्ट कर देते हैं और फिर ईडन को बचाकर यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद ईडन नॉर्टन, स्टिरलिंग, कैली को लेकर यहाँ से घोड़ों पर सवार होकर भाग जाती है। इन लोगों को डॉक्टर केन की सेना भी देख लेती है और इन्हें पकड़ने के लिए इनका पीछा करती है। कुछ दूर चलने पर ईडन को एक अंडरग्राउंड शेल्टर दिखाई देता है, जिसे देख ये लोग जल्दी से इसके अंदर चले जाते हैं। ये वही शेल्टर था जो पहले कभी आर्मी का बेस हुआ करता था, लेकिन केन की सेना इनका पीछा करती हुई यहाँ भी पहुंच जाती है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। इधर ईडन को एक ब्रांड न्यू कार और कुछ सैटेलाइट मोबाइल्स मिलते हैं। ये लोग जल्दी से इस कार को स्टार्ट करते हैं और नॉर्टन दरवाजे को बंद करने के लिए वही खड़ा रहता है, लेकिन तभी केन के आदमी दरवाजा तोड़कर यहाँ आ जाते हैं और इन लोगों पर हमला करने लगते हैं, जिसमें नॉर्टन अपनी जान गंवा देता है। हालांकि ईडन नॉर्टन को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो जल्दी से कार लेकर स्टिरलिंग के साथ यहाँ से चली जाती है। रास्ते में ईडन सैटेलाइट फोन की मदद से पीएम माइकल को कॉल करती है और बताती है कि क्योर अब हमारे पास है, इसलिए जल्दी से हमें ट्रैक करके यहाँ से रेस्क्यू कर लो। माइकल भी इनको हेल्प भेजने के लिए तैयार हो जाता है, पर रास्ते में सोल अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करता है और इनकी कार पर लगातार अटैक करता रहता है और फिर मौका मिलते ही ईडन की कार में घुसकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ईडन जल्दी से सोल को ही कार से बाहर फेंककर अपनी जान बचा लेती है। पर सोल हार नहीं मानता और दोबारा कार के ऊपर चढ़ जाता है। तभी सामने एक बस दिखाई देती है जिसमें जोरदार धमाका होता है। इसी ब्लास्ट में सोल मारा जाता है और ईडन सेफली कार को लेकर आगे निकल जाती है। कुछ देर बाद माइकल टीम को लेने के लिए आ जाता है।
ईडन माइकल को बताती है कि कैली वायरस से इम्यून है, हम इसके ब्लड से वैक्सीन बना सकते हैं। ये सुन माइकल हंसने लगता है और कहता है जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दरअसल माइकल चाहता था कि पहले पूरी दुनिया में ये रीपर वायरस फैल जाए, उसके बाद ये वैक्सीन बनाकर बेचे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। ईडन माइकल को अच्छे से जानती थी, इसीलिए ये इसकी सारी बात रिकॉर्ड करती है। इसके बाद माइकल स्टाइलिंग और कैली को यहाँ से अपने साथ ले जाता है, लेकिन ईडन इन लोगों के साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि ईडन बाहरी करप्ट दुनिया से बेहतर इस चार दीवारी की दुनिया में रहना सही समझती है। इसके बाद ईडन अपने पुराने घर जाकर अपनी माँ की तलाश करती है, लेकिन उसे यहाँ कोई भी नहीं मिलता। ईडन अपनी माँ की फोटो को देखकर उन्हें याद करते हुए रोने लगती है और तभी यहाँ नेल्सन आ जाता है। ईडन नेल्सन को माइकल की रिकॉर्डिंग क्लिप देती है, जिससे माइकल का असली चेहरा सबके सामने आ सके। जब ये रिकॉर्डिंग पूरी कंट्री में ब्रॉडकास्ट की जाती है तो माइकल का पूरा करियर तबाह हो जाता है, क्योंकि उसकी असली सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी। इसके बाद हम ईडन को देखते हैं, जो निडर होकर एक बेखौफ लीडर की तरह सोल का कटा हुआ सर लेकर उसकी आर्मी के पास जाती है और कहती है, अगर तुम इंसानों की जान के इतने ही भूखे हो तो अपने लीडर के सर को खा लो। ये सुन सभी आर्मी के लोग ईडन की बहादुरी देख उसे चीयर करते हैं और ईडन को ही अपना नया लीडर भी मान लेते हैं, और यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग मूवी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।